वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन कीट्स की जिस सोनेट को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है ऑन आ ड्रीम, यानी ये ख्वाब के मौजू पर लिखी गई है। ये बेसिकली एक पेट्रार्टन सोनेट है जिसमें 14 लाइंस होती हैं और इसमें एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टैंजा और सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टैंजा। सोनेट पर डिटेल्ड लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम आते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। इस पोइम में पोइट ने मुकम्मल तौर पर ग्रीक और रोमन माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया है, जिसको समझे बगैर हम इस पोइम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। पोइट कहता है, एज हर्मीज वंस टुक टू हिज फेदर्स लाइट। एक मर्तबा जब हर्मीज ने अपने परों को हल्का किया। हर्मीज कौन है? ये एक ग्रीक गॉड था जो कि अपनी स्पीड की वजह से जाना जाता था। जब उसने अपने परों को हिलाया यानी अपने परों को लाइट किया, व्हेन लर्ल्ड, जब उसने लोरी देकर सलाह दिया, आर्गस को बैफल्ड, वो धोखे में आ गया, स्वून्ड, मदहोश हो गया, एंड स्लेप्ट, और सो गया। आर्गस एक बहुत बड़ा जॉइंट था यानी जिन था जिसकी 100 आइज़ थी यानी 100 आँखें थी। जब वो हर्मीज से धोखा खाकर उसकी लोरी के बहकावे में आकर सो गया, सो ऑन आ डेल्फिक रीड, तो फिर डेल्फी की रीड सुनाई दी यानी डेल्फी की एक बांसुरी सुनाई दी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुनाई दी। यानी इसका मतलब है कि डेल्फी में लोग ओरेकल्स लिया करते थे। ओरेकल का मतलब है कि लोगों के जो भी मसाइल होते थे वो डेल्फी के शहर जाते, वहाँ पर एक श्राइन पर जाके अपना मसला बयान करते, तो जवाब में उन्हें जो बात सुनाई देती थी वो उस मसले का हल होता था। वो देवताओं की तरफ से, गॉड्स की तरफ से आवाज़ होती थी, उसमें उनके मसले का हल होता था, उसे वो ओरेकल कहते थे। तो वो कहता है कि जब उसने लोरी सुनाकर उसे मदहोश कर दिया तो ये एक डेल्फी से आने वाले ओरेकल जैसी आवाज़ थी। माई आइडल स्प्राइट, मेरी जो सुस्त रूह थी, सो प्लेड, उसके साथ खेला गया, सो चार्म्ड, उस पर जादू कर दिया गया, सो कंकर्ड, उस पर फतह हासिल कर ली गई, सो बीरेफ्ट, और उसे महरूम कर दिया गया। किस चीज़ से? वो नेक्स्ट लाइन में बयान करेगा, द ड्रैगन वर्ल्ड ऑफ ऑल इट्स 100 आइज़, उस ड्रैगन जैसी दुनिया से जो कि 100 आँखें रखती थी। यानी इसका मतलब है कि जिस तरह से हर्मीज ने उस 100 आँखों वाली यानी आर्गस को सुला दिया, इसी तरीके से ही मेरी रूह को भी धोखे से सुला दिया गया है। एंड सीइंग इट अस्लीप सो फ्लड अवे, यानी आर्गस को सोया हुआ देखकर वो भाग गया, यानी जो हर्मीज था वो वहाँ से भाग निकला। नॉट टू प्योर इडा विद इट्स स्नो कोल्ड स्काइज, फिर उसके बाद ख्वाबों की दुनिया में वो इडा की ठंडी पहाड़ियों की तरफ नहीं गया जहाँ पर हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है। इडा एक ग्रीक एरिया का नाम है, एक इमेजनरी लैंड है जहाँ हर टाइम बर्फ़बारी होती रहती है। तो वो ख्वाब में उन पहाड़ियों की तरफ नहीं गया, यानी जो मेरी रूह थी वो उनकी तरफ नहीं गई। नार अनटू टेम्पे वेयर जॉव ग्रीव दैट डे, और ना ही टेम्पे की वादियों की तरफ गई थी जहाँ पर जॉव हमेशा रहता था। जो जॉव था वो हमेशा गम और मातम किया करता था। जो टेम्पे की वादी है वो जॉव यानी जियस से एसोसिएटेड है, जहाँ पर वो अपने खोए हुए लव यानी लॉस्ट लव की मातम किया करता था, उस पर रोना धोना किया करता था। लेकिन कहता है कि मेरी रूह इन दोनों इलाकों में नहीं गई। बट टू दैट सेकंड सर्कल ऑफ सैड हेल, बल्कि वो उस उदास जहन्नम के दूसरे दायरे में चली गई जहाँ पर गुनाहगारों को, धोखेबाज लोगों को उनके गुनाह की सज़ा दी जाती है। वेयर इन द गस्ट द विंड वर्ल्ड एंड द फ्ला ऑफ रेन एंड हेल स्टोर्स लवर्स डीड नॉट टेल देयर सोरोज, यानी जहाँ पर हवा के झोंके हैं और हवा गोल गोल घूमती हुई महसूस होती है और बहुत तेज़ बारिश होती है और ओले बरसते हैं और मोहब्बत
करने वालों को अपने दुख बयान करने की ज़रूरत नहीं होती। पेल वर द स्वीट लिप्स आई सॉ, मैंने वहाँ पर जर्द रंग के होंठों को देखा जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। पेल वर द लिप्स, वो होंठ बहुत ही पीले थे। आई किस, जिनको मैंने बोसा दिया। एंड फेयर द फोम आई फ्लोटेड विद, और उनकी शक्ल बहुत अच्छी थी। आई फ्लोटेड विद, मैं बहता चला गया। अबाउट दैट मेलंकली स्टॉर्म, उस उदास तूफ़ान में। यानी पोइट ये कहना चाहता है कि जिस तरह से हरमीज़ ने जब आर्गस को सुला दिया तो वो भाग गया, वो किसी अच्छी जगह पर नहीं गया, वो इडा या टेम्पे नहीं गया, बल्कि जहन्नम के दोज़ख के दूसरे सर्कल में चला गया ताकि उसे वहाँ सज़ा मिले। इसी तरीके से नींद के बाद मेरी रूह भी किसी अच्छी वादी में, किसी अच्छी जगह नहीं जाती, बल्कि उदासी और गम के तूफ़ान में चली जाती है। वहाँ पर मैं अपना गम भी बयान नहीं कर पाता। इस पोइम को डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स की जानिब। इस पोइम का अगर हम मीटर देखें तो इसमें आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। इन टोटल 5 फीट हैं। पहला अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड है, और इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद अगर हम इसकी राइम स्कीम को देखें तो इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी तमाम लाइंस अल्टरनेटली एक दूसरे के साथ राइम्ड हैं और लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है लाइट, थर्ड का है सप्राइट, लाइट सप्राइट। इसी तरीके से सेकंड का स्लेप्ट और फोर्थ का बिरेफ्ट, स्लेप्ट बिरेफ्ट। फिफ्थ का आइज़ और सेवन्थ का स्काइज, आइज़ स्काइज। सिक्स्थ का अवे और एट्थ का डे, अवे डे। नाइन्थ का हेल और 11th का टेल, हेल टेल। 10th का फ्लॉ और 12th का सॉ, फ्लॉ और सॉ। लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि फॉर्म और स्टॉर्म। नेक्स्ट है एलुयन। एलुयन का मतलब है कोई रेफरेंस या हवाला, जैसा कि लाइन नंबर 1 में हरमीज़, लाइन नंबर 2 में आर्गस और लाइन नंबर 3 में डेल्फिक रीड का एलुयन यूज़ किया गया है। इसके अलावा लाइन नंबर 7 में इडा और लाइन नंबर 8 में टेम्पे का और जॉव का एलुयन यूज़ किया गया है। इसके बाद लाइन नंबर 9 में सेकंड सर्कल ऑफ सैड हेल का एलुयन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एंजमेंट। एंजमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। जबकि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इसे एंजमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है सो ऑन आ डेल्फिक रीड माई आइडल स्पिरिट, यानी मेरी सुस्त रूह को अब क्या किया गया, वो लाइन नंबर 4 में बयान किया गया है। सो प्लेड, यानी इसके साथ खेला गया, इस पर जादू किया गया और इसे फतह करके महरूम कर लिया गया। इसके अलावा लाइन नंबर 4 में पोइट ने सो का वर्ड बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट किया है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 3 और 4 सो से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक ले, यानी वक्फा ले, तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 6 में एंड सीइंग इट अस्लीप के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर 2 डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी सियात की बुनियाद पर 2 मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि इस पोइम की फर्स्ट 5 लाइन्स में पोइट हरमीज़ ने जिस तरह से आर्गस को सलाया था, इसी तरीके से वो अपने रूह के सलाए जाने का कंपेयर करता है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का राइम्ड होना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में व्हेन स्लेप्ट, लाइन नंबर 6 में सीइंग अस्लीप। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में डेल्फिक रीड पोइट के प्रोफेटिक इंस्ट्रूमेंट का मेटाफर है। इसके बाद लाइन नंबर 12 और 13 में अगर हम देखें तो इसमें जो पेल लिप्स का जिक्र है वो उसकी बिलव्ड के लिप्स का इजहार है, यानी उसकी मोहब्बत में आने वाले दुखों का इजहार है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना, जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 में पोइट इडा और टेम्पे को पर्सोनिफाई करता है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में स्वून्ड और स्लेप्ट,
ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 6 में सीइंग सो, लाइन नंबर 7 में स्नो स्काइज। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में वैन स्लेप्ट, इन दोनों वर्ड्स में ई लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में सीइंग अस्लीप। इसके अलावा पार्ट ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि फेदर्स, डेल्फिक रीड, द ड्रैगन वर्ल्ड, स्नो, कोल्ड स्काइज, सर्कल ऑफ सैड हेल, विंड, रेन एंड हेल स्टॉर्म्स। उसके बाद स्वीट लिप्स। इसके अलावा पोएट ने सिंबल्स भी यूज़ किए हैं जैसा कि जो डेल्फिक रीड है वो पोइटिक इंस्पिरेशन का सिंबल है, और जो सेकंड सर्कल ऑफ सैड हेल है वो एक ऐसी जगह का सिंबल है जहाँ बहुत ज़्यादा सारोज़ और सज़ा मिलती है। इसके अलावा पोएट ने हाइपरबोली का इस्तेमाल किया है, यानी अपनी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया है, एग्जैजरेशन का सहारा लिया है। एंड पर अगर हम इस पोएम के थीम्स को देखें तो इसमें माइथोलॉजिकल एलुजन्स यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा ड्रीम्स की पावर का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आज़ादी और लिबर्टी का थीम मिलता है। लव और इसमें पाई जाने वाली मसाइब और मुसीबतें यानी सारोज़ का जिक्र मिलता है। इसके अलावा मॉर्टेलिटी और लाइफ हेयर आफ्टर यानी आखिरत की ज़िंदगी का थीम मिलता है, और वहाँ मिलने वाली पनिशमेंट का थीम मिलता है। इसके अलावा लाइफ के टेम्परेरी होने का यानी आर्जी होने का थीम मिलता है। इसके अलावा पोइट का लव फॉर नेचर और लैंडस्केप भी हमें इसी पोएम में मिलता है। यहाँ पर यह पोएम कंप्लीट हुई। जॉन कीट्स की दीगर पोएम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर जॉन कीट्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा जिस लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोएम में किया गया है उन्हें भी डिटेल में समझने के लिए लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।